बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेसन 2 लॉस्ट स्प्रिंग। ये जो चैप्टर है ये चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है और चाइल्ड लेबर से जुड़े दो बच्चों की बात की गई है इस चैप्टर में, साहिब और एक है मुकेश। साहिब है रैक पिकर और रैक पिकर मीन्स कचरा बीनने वाला, और मुकेश है चूड़ी बनाने वाली फैमिली से बिलोंग करता है। और ये बच्चे जो हैं चाइल्ड लेबर से जुड़ने की वजह से इनकी जो खुशियां हैं वो लॉस्ट हो चुकी हैं, इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत मीन्स खोई हुई खुशियां। तो चलो शुरू करते हैं। Why do you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning searching for gold in the garbage dumps of my neighborhood. बच्चों यहाँ पे आई यूज़ हुआ है राइटर के लिए, लेखिका के लिए। लेखिका ने साहिब से पूछा, वाई डू यू डू दिस? तुम ये क्यों करते हो? ये जो कचरा बीनने का काम है वो तुम क्यों करते हो? और साहिब कौन है? साहिब जो कि जिसका लेखिका से एनकाउंटर में सामना होता था रोज़ सुबह कचरे के ढेर में। गार्बेज डम्प्स का मतलब होता है कचरे के ढेर। कचरे के ढेर में स्कॉर्जिंग में खोजबीन करते हुए, किस चीज़ की खोजबीन करते हुए? गोल्ड, कुछ पैसे की। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहिब ने लंबे समय पहले ही अपना घर छोड़ दिया था। सेट एडमिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो कि ढाका के हरे भरे खेतों में रहता था। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। उसका घर अब दूर दूर तक भी उसकी यादों में नहीं है। There were many storms that swept away their fields and home. बहुत सारे तूफान आए और उनके खेतों और घरों को बहाकर ले गए। स्वेप्ट मीन्स बहाकर ले जाना। अब यहाँ पे बच्चों बहाकर कोई नदी में बहाकर नहीं ले गए। कहने का मतलब ये है कि जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में युद्ध हुआ था तो बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया गया था और वहाँ के जितने भी लोग थे उन्हें दूसरे देशों में रिफ्यूजी बन के रहना पड़ा था, इसलिए उन्हें अपने खेत और अपने घर सब कुछ छोड़ना पड़ा। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उसे बताती है, दैट इज़ वाई, इसीलिए दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। और इसीलिए बड़े बड़े शहरों में उन्हें पैसा ढूंढने के लिए या फिर सोने की खोजबीन करने के लिए, ढूंढने के लिए आना पड़ा जहाँ पर वे अभी रहते हैं। I have nothing else to do, he mutters. उसने धीरे से, मटर का मतलब था धीरे से कहना, बड़बड़ाना, है ना। उसने कहा, मेरे पास करने को और कुछ है ही नहीं। Looking away, दूसरी तरफ देखते हुए। Go to school, I said glibly. glibly का मतलब होता है लापरवाही। मैंने भी, मतलब लेखिका ने लापरवाही से कहा स्कूल जाओ। Realizing immediately, और उसी समय मुझे महसूस हुआ how hollow the advice must sound. मैंने जो एडवाइस दी थी, सलाह दी थी, वो कितनी हॉलो, हॉलो मीन्स निरर्थक, बेकार थी। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड व्हेन दे बिल्ड वन, आई विल गो। मेरे घर के पास में कोई भी स्कूल नहीं है, जब वे बना देंगे तो मैं चला जाऊंगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। मैंने मजाक करते हुए पूछा कि अगर मैं स्कूल शुरू करूँ तो क्या तुम आओगे? येस ही सेज, उसने कहा हाँ, स्माइलिंग ब्रॉडली, मुस्कुराते हुए। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिनों के बाद मैंने उसे मेरी तरफ भागकर आते हुए देखा। इज़ योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार है? किसने कहा? साहिब ने। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से, मैंने कहा, मतलब लेखिका ने कहा कि स्कूल बनने में समय लगता है। एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मीन्ड, और मैं असमंजस में थी कि मैंने एक ऐसा वादा कर दिया था जिसका कोई भी मतलब नहीं था। बट प्रॉमिस लाइक माइन मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, आई आस्क हिम हिज नेम, लेकिन मेरे जैसे प्रॉमिसेस उसके पूरे नीरस संसार में भरे पड़े थे। मीन्स बहुत सारे लोग थे जो इस प्रकार के प्रॉमिसेस उसको करते थे। मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कई महीनों तक उसे जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब आलम, बच्चों ये जो लाइन है ये गलत यहाँ पे प्रिंट हो गई है। साहिब आलम, ही अनाउंस, उसने बताया, क्या नाम है उसका? साहिब आलम। ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स, वह नहीं जानता कि उसका मतलब क्या है।
इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, और उसके नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड या फिर विश्व का मालिक। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वह इसका अर्थ जानता होता, he would have a hard time believing it, तो उसे बहुत मुश्किल होती, बहुत समय लगता इस बात पर विश्वास करने में। unaware of what his name represent, यह न जानते हुए कि उसके नाम का मतलब क्या है। he roams the street with his friends, वह roams means घूमता रहता है अपने दोस्तों के साथ गलियों में। an army of barefoot boys, और कौन से दोस्त? barefoot means नंगे पैर वाले लड़कों की एक सेना। who appear like the morning birds and disappear at the noon, जो कि सुबह के पक्षियों की तरह प्रकट होते हैं मतलब आते हैं और नून मीन्स दोपहर में गायब हो जाते हैं। over the months I have come to recognize each of them, और कई महीनों बाद मैं उनमें से प्रत्येक को पहचानने लगी। Why aren't you wearing chappals? I asked one. मैंने एक से पूछा, मतलब लेखिका ने एक से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहन रहे हो। My mother did not bring them down from the shelf, answers simply, और उसने बहुत ही साधारण तरीके से उसने जवाब दिया कि मेरी माँ ने उन्हें मुझे शेल्फ में दराज से उतार कर ही नहीं दिया। Even if she did, he will throw them off, adds another, दूसरे लड़के ने कहा कि अगर वो उतार के दे भी देती तो यह उन्हें फेंक देता। Who is wearing shoes? वो लड़का जिसने कहा था उसने शूज़ पहन रखे थे that do not match, जो कि आपस में मैच नहीं होते थे, मतलब दोनों पैरों में अलग अलग शूज़। When I comment on it, और जब मैंने इस बात के लिए पूछा या टिप्पणी की, he shuffles his feet and says nothing, तो उसने अपने पैरों को घसीटा और कुछ भी नहीं कहा। I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life, तीसरे लड़के ने कहा कि मुझे शूज़ चाहिए, और उस लड़के ने अपने जीवन में कभी भी एक जोड़ी जूते नहीं प्राप्त किए थे। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot. पूरे देश में घूमते हुए मैंने बच्चों को नंगे पैर चलते हुए देखा था। In cities, on village roads, कहाँ पर? शहरों में, गाँव में, सब जगह नंगे पैर चलते हुए बच्चों को देखा था। It is not lack of money, but a tradition to stay barefoot. और ये पैसे की कमी की वजह से नहीं था, बल्कि नंगे पैर रहने का एक प्रथा बन गई है। Is one explanation, एक ने स्पष्ट किया। I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. और मुझे आश्चर्य है कि क्या यह केवल एक एक्सक्यूज़ है, क्या यह एक बहाना है अपनी स्थायी अवस्था को, परपीचुअल मीन्स स्थायी, स्टेट मीन्स अवस्था, और पॉवर्टी मीन्स गरीबी की स्थायी अवस्था को समझाने का। I remember a story a man from ODP once told me. मुझे एक कहानी याद है जो कि ODP के एक आदमी ने मुझे बताई थी। As a young boy, he would go to school past an old temple. जब वो छोटा लड़का था तो वो एक पुराने मंदिर के पीछे से होकर स्कूल जाया करता था। Where his father was a priest, जहाँ पर उसके पिताजी प्रेस्ट पुजारी थे। He would stop briefly at the temple. Briefly means थोड़ी देर, वह टेम्पल मीन्स मंदिर, तो वह थोड़ी देर मंदिर में रुकता था। एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, और एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना किया करता था, मतलब उस समय पुजारी के बच्चों के पास शूज़ नहीं हुआ करते थे। 30 years later, 30 साल बाद, I visited his town, मैंने उसके टाउन और उस टेम्पल का दोबारा विजिट किया। Which was now drawn in an air of desolation, जो कि अब डेजोलेशन मीन सुनसान हवा में डूब गया था। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रेस्ट। 30 साल बाद क्या हुआ बच्चों? देखो कि जो पीछे आंगन में है ना, जहाँ पर अब नया पुजारी रहता था, देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पर लाल रंग की सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की चेयर्स थी। A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. एक छोटा लड़का ग्रे कलर की यूनिफॉर्म में आया
जिसने कि शूज़ और सॉक्स पहने हुए थे और पेंटिंग मीन्स हाँफते हुए आ पहुँचा और उसने अपने स्कूल के बैग को एक फोल्डिंग बेड पर फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के की तरफ देखकर, आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस, मुझे याद आई वो प्रार्थना जो कि पहले जो लड़का था ना 30 साल पहले उसने देवी से जो प्रार्थना की थी वो मुझे याद आई। When he had finally got a pair of shoes, और अंत में उसे एक जोड़ी जूते प्राप्त हो गए थे। Let me never lose them, मैं इन्हें कभी नहीं खोऊंगा। The goddess had granted his prayer, देवी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था। Young boys like the son of the priest, छोटे लड़के जैसे कि उस पुजारी के लड़के थे। नाउ वोर शूज़, अब जो शूज़ पहना करते थे। देखो बच्चों 30 साल में थोड़ा सा डेवलपमेंट हो गया था और जो जिन बच्चों को शूज़ प्राप्त नहीं होते थे उन्हें भी अब शूज़ आसानी से मिल रहे थे। बट मैनी अदर लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड, लेकिन और कई सारे लोग जैसे कि रैग पिकर्स मीन्स कचरा बीनने वाले, जो कि लेखिका के नेबरहुड में इस पड़ोस में रहा करते थे, वो शूलेस थे, वो अभी भी उनके पास शूज़ नहीं थे। माई अक्वांटेंस विद बेयरफुट रैग पिकर्स लीड मी टू सीमापुरी। अब लेखिका यहाँ पे कह रही है कि मेरी उन नंगे पैर वाले कचरा बीनने वाले जो लड़के थे उनसे मेरी एक्वांटेंस मीन्स जान पहचान मुझे सीमापुरी तक ले गई। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली की सीमा पर बना हुआ एक स्थान सीमापुरी। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, जो कि अभी भी मीलों दूर है। कहाँ से? दिल्ली से मीलों दूर है। दिल्ली की सीमा पर है लेकिन दिल्ली से मीलों दूर है। ऐसा क्यों कहा गया है बच्चों? मेटाफोरिकली मीन्स व्यंग्यात्मक रूप से इसे कहा गया है कि दिल्ली देखो कितना डेवलप्ड सिटी है ना, लेकिन ये जो सीमापुरी है वो बहुत ही पिछड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये कमेंट डाला है। दोज हु लिव हियर आर स्क्वैटर्स, जो लोग यहाँ पे रहते हैं वे स्क्वैटर्स हैं। स्क्वैटर्स मीन्स जो अवैध रूप से कब्जा कर लेते हैं सार्वजनिक ज़मीन पे, उन्हें कहते हैं स्क्वैटर्स। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो कि 1971 में बांग्लादेश से आए थे। साहिब्स फैमिली इज़ अमंग देम, साहिब का परिवार भी उन्हीं में से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ विल्डरनेस, सीमापुरी उस समय कैसा था? जंगल जैसा था। सीमापुरी वॉज देन अ विल्डरनेस, सीमापुरी उस समय सुनसान जंगल जैसा था। इट स्टिल इज़, वह अभी भी है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब वो एम्प्टी मीन्स खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मड मीन्स मिट्टी और स्ट्रक्चर मीन्स घर, मिट्टी के घरों में विथ रूफ ऑफ टिन एंड टारपोलिन, और उस पर टारपोलिन मीन्स त्रिपाल की और टीन की छत है। और डिवॉइड ऑफ सीवेज, डिवॉइड मीन्स कमी नहीं होना। किस चीज़ की कमी है वहाँ पे? सीवेज की, ड्रेनेज की, रनिंग वाटर की, है ना। सीवेज मीन्स पानी के निकास की, ड्रेनेज मीन्स गंदे पानी निकलने के लिए नालियों की, और रनिंग वाटर मीन्स नल का पानी वहाँ नहीं आता था। और सीमापुरी में लाइव 10,000 रैग पिकर्स, लगभग 10,000 कचरा बीनने वाले रहते हैं। They have lived here from more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards. वो लोग लगभग 30 सालों से भी ज़्यादा समय से यहाँ रह रहे हैं, बिना किसी पहचान के, बिना किसी परमिशन के, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है। That get their name on voter list, जिससे उन्होंने अपने नामों को वोटर लिस्ट में लिखवा रखा है। And enable them to buy grain, और इससे वो लोग अनाज खरीदने के योग्य हो गए, मतलब उन्हें भोजन तो मिलता है चाहे उनकी पहचान नहीं है। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी, भोजन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय की पहचान के, जिंदा रहने के लिए। बिल्कुल सही कहा है ना लेखिका ने, जिंदा रहने के लिए भोजन ज़्यादा ज़रूरी है बजाय पहचान के। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिली एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, we would rather live here than in fields that gave us no grain. हम अगर दिन के अंत में अगर हम अपने परिवारों को खाना खिला सके
और बिस्तर पर बिना पेट में दर्द हुए, मतलब कि बिना खाली पेट, है ना, खाली पेट कैसा क्या होता है, पेट में दर्द होता है। तो भूखे पेट अगर हम बिस्तर पर ना जाएं और दिन के अंत तक अगर हमारे परिवारों को भोजन मिल सके तो हम यहीं पे रहना पसंद करेंगे, बजाय कि उन हरे भरे खेतों में जो कि हमें ग्रेन अनाज नहीं देती। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ी, टैटर्ड मीन्स फटी हुई साड़ियों वाले एक औरतों के समूह ने कहा। When I asked them why they left their beautiful land, green fields and rivers, जब I means लेखिका ने उनसे पूछा कि उन्होंने अपने सुंदर हरे भरे खेतों को, नदियों को छोड़कर यहाँ क्यों आए, तब उस महिला ने जवाब दिया कि अगर हमको यहाँ पे भोजन मिलता है तो हम उस खेतों में जाकर क्या करेंगे जहाँ पर हमें अनाज भी प्राप्त नहीं होता। Wherever they find food, जहाँ पर भी उन्हें भोजन मिलता है, they pitch their tents that become transit homes, वहीं पर वे अपने टेंट्स गाड़ देते हैं और अपना ट्रांजिट मीन्स अस्थायी घर बना लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, बच्चे उन्हीं में बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, और जीवित रहने में उनके पार्टनर बन जाते हैं, मतलब कमाने में वो पार्टनर बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में जिंदा रहने का मतलब है कचरा बीनना, रैग पिकिंग। थ्रू द ईयर्स, कई सालों तक, इट इज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, इसने फाइन आर्ट ललित कला का एक हिस्सा बन गया था। गार्बेज टू दैम इज गोल्ड, अब ये जो रैग पिकर्स है ना, कचरा बीनने वाले, उनके लिए ये कचरा एक सोने की तरह है, पैसा है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, यह उनकी रोजी रोटी है, रोज की रोटी है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सर पे छत है। इवन इफ इट इज़ लीकिंग रूफ, चाहे वो फिर लीकिंग मीन्स टपकती हुई छत है। कहने का मतलब ये है बच्चों, इस गार्बेज से, इस कचरे में से ही वो लोग कुछ ना कुछ ढूंढकर उसे बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन बच्चे के लिए ये कुछ और ही है। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज व्हेन हिज आइज लेटिंग अप, साहिब ने बताया, और जब उसने ये बात बताई कि कभी कभी तो मैं 1 रुपया ढूंढ लेता हूँ और कभी कभी तो 10 रुपये का नोट भी ढूंढ लेता हूँ, तो ये बात बताते हुए उसकी आंखें चमक उठी। When you can find a silver coin in a heap of garbage, जब तुम कचरे के ढेर में एक सिल्वर कॉइन, चांदी का सिक्का प्राप्त कर लेते हो, तो यू डोंट स्टॉप स्कॉर्चिंग, तो तुम खोजबीन करना रोकते नहीं हो। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि कुछ और प्राप्त करने की या कुछ और मिलने की उम्मीद में। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, और ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, बच्चों के लिए कचरे का मतलब कुछ और ही है और उनके माता पिता के लिए कुछ और। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए इट इज़ रैप्ड इन वंडर, ये है आश्चर्य में लिपटी हुई कोई चीज़ है। आश्चर्य में लिपटी हुई कैसे भाई, कचरे की ढेर में जब वो कुछ खोजबीन करते हैं तो कुछ भी मिल सकता है ना, उन्हें नहीं पता कि क्या मिलेगा, इसलिए उनके लिए आश्चर्य है। तो और फॉर द एल्डर्स, और बड़ों के लिए इट इज़ अ मीन ऑफ सर्वाइवल, जिंदा रहने का एक साधन। वन विंटर मॉर्निंग आई सॉ साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट, एक सर्दी की सुबह मैंने साहेब को फेंस गेट मीन्स झाड़ियों के गेट के पास खड़े हुए देखा, बगल वाले क्लब के पास। वॉचिंग 2 यंग मैन, वह 2 जवान आदमियों को देख रहा था, ड्रेस्ड इन वाइट, जिन्होंने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने थे, प्लेइंग टेनिस, और जो टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, मुझे गेम पसंद है। ही हम्स, उसने हम्स मीन्स गुनगुनाते हुए कहा। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और वो झाड़ियों के पीछे खड़े होकर उन्हें देखने में ही कंटेंट में संतुष्ट था। I go inside when no one is around, he admits, उसने स्वीकार किया, जब कोई भी नहीं होता तो मैं अंदर चला जाता हूँ। The gatekeeper lets me use the swing, गेटकीपर मुझे झूले को यूज़ करने देता है। साहिब too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and short,
साहिब ने भी टेनिस के ही शूज़ पहने हुए हैं जो कि उसकी शर्ट और शॉर्ट्स निक्कर मीन्स रंगहीन शर्ट और शॉर्ट्स से थोड़े से अलग लग रहे हैं. Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. उसने समझाने के भाव से कहा कि किसी ने ये उसे दिए थे. The fact that they are discarded shoes of some rich boy. जबकि सच ये था कि ये किसी अमीर लड़के के रिजेक्टेड शूज़ थे. Who perhaps जिसने शायद refused to wear them उन्हें पहनने से इनकार कर दिया था because of a hole in one of them क्योंकि उनमें से एक में होल था. Does not bother him लेकिन इससे उसे कोई परेशानी नहीं थी. किसको परेशानी नहीं थी? साहिब को. For क्योंकि one who has walked barefoot even shoes with a hole is a dream come true. क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो कि नंगे पैर चलता है उसके लिए होल वाला शू भी एक सपने के सच होने जैसा है. But the game he is watching so intently is out of his reach. लेकिन वह गेम जो कि वह इतने ध्यान से देख रहा है वो उसकी पहुंच से बाहर है. This morning इस सुबह साहिब is on his way to the milk booth. इस सुबह साहिब अपने मिल्क बूथ के रास्ते पर था मतलब दूध की डेयरी पर जा रहा था. In his hand is a steel canister. उसके हाथ में एक स्टील का कनिस्टर है. I now work in a tea stall down the road, he says pointing in the distance. जब लेखिका ने उससे पूछा कि वह कहाँ जा रहा है तो उसने बताया कि उसने दूर इशारा करते हुए बताया कि वह नीचे चाय की दुकान में काम करता है. I am paid 800 rupees and all my meals. मुझे 800 रुपये मिलते हैं और मेरे सारे भोजन मतलब सुबह शाम का खाना. Does he like the job? I asked. लेखिका ने पूछा कि क्या उसे जॉब पसंद है. His face I see. मैंने देखा कि उसके चेहरा has lost the carefree look. उसके चेहरे से चिंता मुक्त भाव गायब हो चुके थे, खो चुके थे. मतलब लेखिका कहना चाहती है कि जब वो पहले मिली थी तो वो लड़का बिल्कुल केयर फ्री था, मतलब उसे किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं थी, है ना. लेकिन अब जबकि वो टी स्टॉल पे काम करता है तो उसकी जो केयर फ्री लुक्स थे वो बिल्कुल खो चुके हैं. द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर्स. वो जो स्टील का कनिस्टर है वो बहुत ज़्यादा भारी लगता है बजाय कि उस बैग के जो कि वो अपने कंधे पर लाद लिया करता था. द बैग वॉज हिज क्योंकि वो जो बैग था वो उसका खुद का था. द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप. जबकि वो कनिस्टर किसका है? स्टील का कनिस्टर उस चाय की दुकान के मालिक का है. साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. साहिब अब अपनी मर्जी का मालिक नहीं है. हाँ तो बच्चों आपका लेसन 2 का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है और पार्ट 2 पढ़ने के लिए मुझसे जुड़े रहें. मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को और लाइक करें, शेयर करें. ओके, बाय बाय.